जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस दफ़ा जो मार्केट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे जा रही है। आई थिंक आज के दिन में 119,000 के पास इट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ। और मुझे लगता है कि आने वाला जो बजट है उसका थोड़ा सा वेट हो रहा है, और जितनी अभी तक बातें चल रही हैं, जितनी प्री बजट जो आपकी प्रपोजल्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे स्टॉक मार्केट फ्रेंडली हैं। और मैं भी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक के अंदर ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूं। और पोस्ट बजट भी इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी प्रपोजल्स अभी तक आ रहे हैं, इट इज़ ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर द स्टॉक मार्केट। सारे सेक्टर्स के लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। एक ऑटो सेलर्स के लिए थोड़ी सी एक नेगेटिव खबर है कि ओवरऑल जो इंपोर्ट जो है वो यूज कार्स के ऊपर वो खोलने लगे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर थोड़ा सा ऑटो असेंबलर्स के ऊपर हल्का सा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। लेकिन बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके लिए ह्यूजली पॉजिटिव सिचुएशन नजर आ रही है। चलें, कमिंग टू फराज भाई कैसे हैं आप? और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू भी देना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मार ज़बरदस्त मार्केट्स जिस तरीके से बताए गए थे हमारी तरफ से वैसे ही परफॉर्म कर रही हैं। दो थोड़ी सी साइडवेज हुई भी है, कभी कोई सा सेक्टर परफॉर्म कर जाता है उसकी भी टॉपिक्स ही परफॉर्म कर रही हैं। सो यूजुअली ऐसा देखा जाता है जब बजट आने वाला हो तो उस मार्केट इंतज़ार कर रही होती है कि क्या बजट में आएगा, कौन से सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होगी, उसके बाद दोबारा से मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देगी। सो ओवरऑल अच्छा था। ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर हम बात करें, नैस्डैक में हम बुलिश थे, वो उसी तरीके से परफॉर्म करती हुई गई। गोल्ड में हम बुलिश थे, अगेन वो 3350 के लेवल को जाके उसने टेस्ट किया। और इसी तरीके से बीटीसी इथेरियम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़े से साइडवेज हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि जून में जाके वो भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। सो ओवरऑल हम बेसिकली 2 हफ्ते के बाद आ रहे हैं, लेकिन जो 2 हफ्ते पहले जो चीज़ें बताई गई थी, मार्केट 2 हफ्ते तक वैसे ही परफॉर्म करती रही है। चलें, अब थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इस दफ़ा की जो मैक्रो इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स, जितने भी न्यूज़ आ रही हैं, वो सारी ऑल ऑल दोज आर गुड। और अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दूँ। सो बेसिकली डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारे जो अलमनाई का पूरे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे हम सेशंस करते रहते हैं। और जो मैंने लास्ट वीक के अंदर हमने एक सेशन किया था। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। उसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट भी करवा देता हूँ, मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि लास्ट सेशन हमने काफ़ी ही बेहतरीन पिक्स भी अपने लिए डिसाइड की। उसके अंदर एक दो मैं पिक्स आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। हुआ ये था कि जैसे ही आपका पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चली थी, जैसे ही वो सॉल्व हुई, तो काफ़ी हद तक हमने भी कुछ कॉल्स वगैरह दी थी। लेकिन ओवरऑल वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत तेज़ी से रिएक्शन आएगा। और यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज का आप लोगों को भी दिखा भी देता हूँ। सो दिस इज द सेशन। हमने ये सेशन पूरा किया था। इसमें मेरा जो मॉडल है इन्वेस्टोजीनी, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उनको मैं बताता होता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर कौन कौन सी बेस्ट कंपनीज लग रही हैं, किनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इनको फर्दर स्टडी किया जा सकता है, फर्दर इसमें देखा जा सकता है कि ये कंपनीज जो है आगे कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे मैंने पिछले बुल्स एंड बियर्स में भी ये चीज़ आप लोगों को हाईलाइट की भी, दिखाई भी थी अपने पोर्टफोलियोज की, और साथ साथ मैंने अपने इन्वेस्टोजीनी की शीट भी दिखाई थी। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि ओवरऑल जो लास्ट टाइम हमने कुछ कंपनीज को एनालाइज किया था, ये दिस इज 11th ऑफ मार्च, ये यानी कि लास्ट टाइम की है। इस दफ़ा जो मई के मेरे पास जो कंपनीज आ रही हैं वो इससे ज़्यादा आई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 2-3 कंपनीज आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे कि शादाब टेक्सटाइल मेरे पास टॉप 10% ऑफ कंपनीज में आ रही थी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, हालांकि इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें काफ़ी हद तक वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, सो उसमें दिस इज शादाब टेक्सटाइल। इसके अलावा CLVL, दिस इज वन मोर कंपनी जो मेरे पास आ रही थी। इसके अलावा MCBIM, इसकी मेरी कॉल थी। अगर आप लोग देखें तो ऑलमोस्ट MCBIM ने बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। NSRM भी एक मेरे पास कॉल आ रही थी। इसी तरीके से एक और कंपनी है जो कि E-कॉप के नाम से है, वो इस दफ़ा मेरे पास टॉप में आई है। यानी कि इस दफ़ा जो मेरे पास शीट अवेलेबल है उसमें मेरे पास वो टॉप पे आई है। अब इन तीनों चारों की मैं आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दूँ। सो MCBIM मेरी कॉल थी। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड थे तो इसमें ऑलमोस्ट यू माइट हैव मेड अराउंड 60 या 80% विद इन 4 months। तो दिस इज अगेन एक्सेप्शनल गेन। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये हुई है कि शादाब टेक्सटाइल, हम बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस टाइम पे ये अपर कैप
ये मारी जा रही है। ऑल्दो इसको मैंने कॉल नहीं दी थी बिकॉज इसमें वॉल्यूम्स निस्बतन कम लगते हैं, लेकिन हुआ ये कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन के बाद इसमें थोड़े से वॉल्यूम ज़्यादा नजर आए और उसकी बेस के ऊपर ऑल्दो हमने लेट कॉल दी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैंने अलमनाई के सेशन में बता दिया था। अभी भी आई थिंक जिन्होंने खरीदा होगा 20-30% गेन्स उनके भी हो गए हैं। इसी तरीके से ई कॉप जो है, अगेन दिस इज वन मोर कंपनी, इको पाकिस्तान लिमिटेड। ये भी अगेन आप यहाँ से देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट जो मेरे पास रिजल्ट जब आया था उसके बाद से ये इसका काफी जबरदस्त रिजल्ट था। 31 से लेके ये अब तक तकरीबन 70 को टच कर गई है, तो ओवरऑल 100% से भी ज्यादा गेन हो गया है। सो ये फंडामेंटल्स के अंदर हम सारी चीजों को, कंपनीज को कवर करते हैं ताकि एक अच्छी कंपनीज को हम आगे पढ़ सकें और थोड़ा सा उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, एक और कंपनी है जिसकी मैंने अभी कॉल दे भी दी है, अपने स्टूडेंट्स को भी कहा, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज एकेडी एसएल। ये ब्रोकरेज हाउस है। एकेडी आप लोगों को सबको नाम पता होगा जो स्टॉक मार्केट से ताल्लुक रखते हैं। सो ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन के बाद 17 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट तकरीबन 28 पे जा चुका है। यही शीट आप दोबारा देख सकते हैं कि मेरे इसमें ये टॉप 10 कंपनीज के अंदर आ रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें AKDSL आ रहा है, और लेटेस्ट जो मेरे पास अभी पिक्स आई हैं उसके अंदर भी इट इज अमंग्स द टॉप 10 एज वेल। और ये टॉप 10 ही बल्कि आप कह लें टॉप 5% में मेरे पास ये कंपनी आ रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू एनालाइज द कंपनी। सिर्फ ये नहीं होता कि इस लिस्ट के अंदर आपके पास कंपनीज आ गई, इसको फर्दर भी आप लोगों ने पढ़ना होता है। रिसेंटली मैंने टाटा सीमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप लोग जाके समाया यूट्यूब पे देख सकते हैं। कोशिश होती है कि डिटेल में एक कंपनी का एनालिसिस किया जाए ताकि इन फ्यूचर भी पता लगे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह भी क्या हमारे हक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या सिर्फ ये तो नहीं देख रहे कि रिजल्ट बेहतर आ गया बस उसकी बेस के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। कोशिश करते हैं अच्छे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम इस वीक के हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उसको मैक्रो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा, सो सबसे पहले अगर मैक्रो इकोनॉमीज में बात की जाए तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं दोज आर राइज टू तकरीबन $70 मिलियन ज्यादा इंक्रीज हो गए, $11.52 बिलियन पे आ गए। तो अगेन रिजर्व्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, इंपोर्ट कवरेज हमारी बेहतर हो रही है, तो अगेन दिस इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। जो 2025 के मई 2025 का आपका CPI है, ये तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 2.5% पे आएगी, और फर्दर जो है 50 to 100 बेस पॉइंट का कट आगे भी एक्सपेक्टेड है कि इतना एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। और अगेन स्टेट बैंक के ऊपर भी थोड़ा सा मजीद प्रेशर आएगा कि आप इंटरेस्ट रेट नीचे करें, इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी मजीद ग्रो करेगी। ठीक है, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया है। अमेरिका की जो रेटिंग है वो मूडीज ने नीचे की है। पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा तो मैंने भी इसको हाईलाइट किया था, विच वाज अ नेगेटिव थिंग फॉर यूएसए, और यूएसए की स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आई थी। आपके जो करेंसीज भी थी जितनी फॉरेक्स मार्केट में, उसमें भी हलचल इसी वजह से हुई थी कि अगेन मूडीज की जो एक बहुत बड़ी रेटिंग काउंट होती है वो यूएसए के लिए कम है, पाकिस्तान के लिए उल्टा जो है वो इम्प्रूव हो रही है। BISP बजट लाइकली टू इंक्रीज 20% टू 716 बिलियन, तो अगेन दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा, इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो बायलेटरल भी हमारे जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। ईरान पाकिस्तान जो है ट्रेड प्रोजेक्टेड टू बी हिट तकरीबन $10 बिलियन, तो हमारे नेबर है। अगेन उसके साथ भी ट्रेड हमारा प्रोजेक्शन अच्छी है। अजरबैजान जो है इट हैज अराउंड $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान, सो अगेन दिस इज पॉजिटिव फॉर अस एज वेल। फिर इसके बाद जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 12.82 ट्रिलियन रुपीस जो है इंजेक्ट किए हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर। इससे भी क्या होता है कि आपकी जो लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो अगेन प्रेशर बैंक्स के ऊपर नहीं रहता, और आपको वो लोन्स वगैरह भी अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं, और लोन्स का रेट वगैरह भी इस बेस के ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज अगेन गुड फॉर अस। इसके अलावा आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 2000 मेगावाट फॉर बिटकॉइन माइनिंग। ये एक अच्छा काम करने जा रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेटा सेंटर्स भी वहाँ पे बनाएंगे, बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी हम बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज गुड फॉर अस, और जाहिर सी बात आप लोगों ने देखा है क्रिप्टो में हम बुलिश भी हैं, और अगेन बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो हो गए, ये आजकल कंसिडर किया जा रहा है कि ये ऑल्टरनेटिव है डॉलर का, या हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम जो बहुत बुरा चल रहा है और उसके अगेंस्ट आपने देखा है सारी करेंसी नीचे जा रही है, तो ये चीज़ बिटकॉइन के अंदर, गोल्ड के अंदर ज़्यादा पैसा आ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस भी हो रही है। ठीक है, अच्छा कंपनीज वाइज थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। नेपरा ने अप्रूव किया 7 ईयर टैरिफ कराची इलेक्ट्रिक के तकरीबन ₹40 पर यूनिट जो है इनका टैरिफ डिसाइड हो गया, और डॉलर बेस्ड रिटर्न्स फॉर कराची इलेक्ट्रिक
ये डिसीजन हो गया है। दिस इज गुड फॉर कराची इलेक्ट्रिक, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इसको कवर कर लिया है। हमारी तरफ से भी आप लोग ये देख सकते हो कि कराची इलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा सा एक इंसेंटिव आ गया। ऑल्दो मुझे पर्सनली इतनी अच्छी कंपनी नहीं लगती, बैलेंस शीट वगैरह इसकी काफ़ी हद तक खराब है, लेकिन कुछ एक बहुत बड़ा ट्रिगर है यहाँ पे, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो है, ओगरा रिस्ट्रिक्ट्स डीजल इंपोर्ट्स ड्यू टू सरप्लस, और दिस इज गुड फॉर पॉजिटिव फॉर रिफाइनरीज। आप अटक रिफाइनरी को देख लें, बाकी रिफाइनरीज को देख लेंगे। इस टाइम परफॉर्मेंस भी हो रही है रिफाइनरीज के अंदर, इवन सीमेंट्स में भी हो रही है, लेकिन रिफाइनरीज की जो रीजन है वो ये बन रही है आपकी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है तकरीबन 23.57 रुपीज़ जो है किलोवाट इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग का जो टैरिफ है वो अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने। सो दिस इज गुड फॉर हबको, या आप कह लो जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारी आ रही हैं, तो उसके लिए एक थोड़ा सा डिफाइन हो गया कि ये टैरिफ इन कंपनीज के लिए रहेगा, ठीक है। फिर जैज और एंग्रो का पार्टनरशिप हो गई है, डिजिटल कोलैबोरेशन में बहुत अरसे से ये बातचीत चल रही है, आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। दिस इज ह्यूजली पॉजिटिव फॉर एंग्रो होल्डिंग्स। तो एंग्रो भी अगेन मेरी टॉप पिक में है, लेकिन अगर रिसेंटली अगर आप देखें रिजल्ट बहुत बुरा आया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नीचे आया हुआ है, लेकिन अगेन आप देख सकते हो कि कुछ डेवलपमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। FBR proposes higher withholding tax on cars above 1300 cc. This is a bit negative for Honda car, Indus Motor हो गई, यानी कि 1300 सीसी से ऊपर गाड़ियां जितनी हैं उन पे विदहोल्डिंग टैक्स अगर ज्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इनकी सेल्स के ऊपर भी असर आ सकता है। तो ये छोटा सा एक नेगेटिव आप फैक्टर कह सकते हो। PTCL पार्टनर्स विद NETS टू मॉडर्नाइज IT राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि PTC का शेयर भी ऊपर जा रहा है, थोड़ी सी डेवलपमेंट्स यहाँ पे चल रही हैं। और तो मेरी कॉल नहीं है, मुझे ओवरऑल बैलेंस शीट वगैरह जब अच्छी लगती है तभी मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। तो ओवरऑल फिर भी PTC का शेयर थोड़ा बहुत बेहतर जा रहा है, कुछ डेवलपमेंट्स इसमें यहाँ पे हो रही हैं। फास्ट केबल जो है इंस्टॉल्स 1.1 मेगावाट सोलर एट मैन्युफैक्चरिंग साइट। कुछ दिनों पहले फराज ने भी कॉल दी थी। फास्ट केबल मुझे पसंद भी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और अगेन पाकिस्तान के अंदर आप सिनेरियो देख रहे हो, जितनी ज़्यादा कंपनीज पैसा बना रही हैं उतना रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के अपने आप को सिक्योर करेंगे। कल को बिजली की कीमतें या जब भी इन्फ्लेशन वगैरह ऊपर जाएगी तो हमारे पास बैकअप पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम अपनी एनर्जी को पूरा कर सकें, ठीक है। सो फास्ट केबल भी इस पे काम कर रही है। इसके अलावा दो स्टील ने तकरीबन 2 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर की है। अगेन इसके अंदर भी थोड़ी बहुत आप देख सकते हो हलचल नजर आएगी आपको, लेकिन ओवरऑल अगेन स्टील की सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा वीक कंपनी मुझे लगती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। अटक सीमेंट में आप लोगों ने देखा है कि अटक ग्रुप जो है वो थोड़ा सा सेल करना चाह रहा है अपनी कंपनीज के को। यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, और अगेन अटक सेगमेंट के अंदर आपको इसकी बेस के ऊपर थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स भी नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बिग बर्ड फूड्स ने तकरीबन 3 मेगावाट सोलर जो है वो लगा लिया है। इसकी बेस के ऊपर भी आप लोग देख रहे होंगे कि बिग बर्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत लास्ट वीक के निस्बत थोड़ी सी बेहतर इसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही होगी। तो ये थे कुछ कंपनीज और मैक्रो इकोनॉमी की तरफ से अपडेट्स मेरे एंड से। जी, बैक टू फराज। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, 100 इंडेक्स की बात करें, पहले हम अपने पॉइंट्स टेबल पर आ जाते हैं। सिंपल जो बुलिश इंडिकेशंस के पॉइंट्स है, हाई राइज एंड हाई लोज स्टिल इंटैक्ट हैं। टाइम साइकिल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो बजट सर पर है, और बजट के दिनों में जब मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है पिछले 4-5 सैम्पल्स 5 साल के उठा के देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें 2024 12 जून को बजट अनाउंस हुआ था, प्रेजेंट हुआ था बेसिकली। सो उसके बाद मार्केट यहाँ से रैली कर गई, ये बड़ा ज़बरदस्त था। और बजट से पहले मार्केट नीचे थी और साइडवेज हो रही थी, और इसी तरीके के डल वॉल्यूम्स थे जैसे आजकल चल रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, प्रेजेंट हुआ, उसके बाद मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। सो ये लास्ट ईयर 2024 की बात है। उससे पहले चलते हैं 2023 में, सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली। बजट से पहले 8-9 सेशंस इसी तरीके से साइडवेज थी, मार्केट बिल्कुल डल थी, एंड देन बजट आया, उसके बाद बूम मार्केट ने रैली करना शुरू कर दी। 2023 की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से 2022, अच्छा 2022 में जब बजट आया, जिस दिन आया और उससे 3-4 दिन पहले मार्केट बुलिश थी। जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, प्रेजेंट हुआ,
उसके बाद मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी, लेकिन अगले ही हफ्ते फिर रिकवर कर गई। सो बेयरिश मार्केट में भी उस टाइम मार्केट हमारी जो हुआ करती थी वो बहुत बुरे हालात थे। 2022 जनवरी की बात जून की बात कर रहा हूँ। सो मार्केट ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड में थी। बजट से पहले एक एंटिसिपेशन थी कि अच्छा बजट प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मार्केट ने उसको वेरी नेक्स्ट डे बेयरिश की तरह से लिया, एंड देन दोबारा से मार्केट बढ़ गई। यानी कि ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड में भी बजट के बाद एक बाउंस आ गया था। इसी तरीके से 2021 की भी बात करें, उसमें भी बजट से पहले तो बहुत बेहतरीन रैली देखने को मिली, और फिर बजट जब प्रेजेंट किया गया उसके बाद से मार्केट ने एक बहुत बड़ा बेयरिश ट्रेंड दिखाया, और उस मार्केट जो थी बड़े ज़बरदस्त बेयरिश ट्रेंड में काफ़ी अरसे तक रही थी। 2021 जून के बाद जो बजट था उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए थे। सो पिछले 4 साल में हमने ये देखा कि 2 साल ऐसे थे कि जब बजट से पहले मार्केट रैली कर रही थी। 2021 में भी रैली की और 2022 में भी एक शॉर्ट बुलिश ट्रेंड था टेम्परेरी एक वीक के लिए। सो बजट से पहले जब मार्केट आपकी बुलिश होती है, बजट की प्रेजेंट होने पर मार्केट बेयरिश हो गई थी। और पिछले 2 साल में ऐसा हो रहा है कि अगर बजट से पहले मार्केट साइडवेज है या थोड़ी सी करेक्शंस में आ रही है, तो बजट के प्रेजेंट होने के बाद मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसको हम अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करें इस जगह पे, तो पिछले 2 साल वाले कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं हम। पिछले 7-8 दिन से मार्केट बहुत साइडवेज है, रेंज में ट्रेड हो रही है, और एक्सपेक्ट अब यही किया जा रहा है कि अगर बजट से पहले थोड़ी बहुत और करेक्शन ले ले, 3-4 हज़ार पॉइंट इंडेक्स और नीचे आ जाए, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा जैसी बजट प्रेजेंट हो तो ये मार्केट नए हाइस की तरफ चलना शुरू हो जाए। ये कैरेक्टरिस्टिक इसके ये बता रहे हैं। सो यहाँ से जो लोग परेशान हो रहे हैं कि यार मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों साइडवेज है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा साइन है। बल्कि अगर मार्केट थोड़ी नीचे भी आ जाए 4-5 हज़ार पॉइंट, ये और बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक को मैच कर जाएगा जो पिछले 2 साल में हमने इसको देखने में मिली है। सो ओवरऑल अभी तक यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फ़िलहाल कोई घबराने या परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से इंडेक्स रैली कर रहा होता सो फिर हम 2021 और 2022 की चार्ट्स के ऊपर जाके उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि बजट से पहले रैली हुई हुई है तो फिर काम ख़राब हो सकता है। वो सिंपल सी बात है, बाय रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, तो ये वो वाली कहानी हो जाती। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कहीं करेक्शन आ जाए मार्केट में तो ये अच्छा साइन होगा बुल्स के लिए। आगे चलते हैं लास्ट सीजनल्स के ऊपर। मई का जो मंथ था वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हमने बताया था बुलिश रहेगा, बहुत अच्छी सॉलिड बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है। आज लास्ट डे है। और इसी तरीके से जून की अगर बात करूं तो जून में सीजनल्स का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। पिछले 10 साल में 5 बुलिश मंथ थे, 5 बेयरिश थे। सो जून की कैरेक्टरिस्टिक कोई ख़ास सीजनल्स के ऊपर नहीं आती। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन फेज स्टिल इंटैक्ट है। बस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कहीं एक हायर लो यहाँ कहीं डिफाइन हो जाए, उसके बाद ये मार्केट दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नई रैलीज़ की तरफ जाए। बेयरिश इंडिकेशंस को डिस्कस करते हैं। वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस स्टिल इंटैक्ट है, और एक बहुत सॉलिड पॉइंट गैप, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब तक ये गैप नहीं फिल होगा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है जो 107 से लेके 1,15,000 के दरमियान का ये जो गैप बना हुआ है, ये फिल होना ज़रूरी है। क्या ये थ्योरी ठीक है या नहीं? मैंने इसको बेयरिश इंडिकेशन में इसलिए डाल दिया, मैंने कहा चलें ठीक है, एक इसके उसमें दे देते हैं कि हम भी ये एक्सपेक्ट करें कि हाई लो लगना ज़रूरी है यहाँ पे। सो हो सकता है नीचे आए, थोड़ा बहुत गैप फिल करें, देन बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी मार्केट में गैप्स हैं वो सारे फिल हो। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं, जब आप लोग छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। 2009 में जब मार्केट क्रैश हुई और उसके बाद जब दोबारा ओपन हुई 4,982 और 5,100, ये जनवरी 2009 की बात है। यहाँ पे आज तक इसका गैप बना है जो फिल नहीं हुआ। उसके कुछ अर्से के बाद मार्च के महीने में 5,700 से लेके 6,000, ये तकरीबन 5% का गैप बनता है, ये आज तक नहीं फिल हुआ। अगर लोग इस थ्योरी पे जाते हैं कि गैप का फिल होना ज़रूरी है एक नई तेज़ी के लिए, ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा हो तो आज मार्केट को फिर दोबारा 5,000 पॉइंट्स पे आए, ये गैप फिल करे और फिर दोबारा बढ़े। सो ज़रूरी नहीं होता कि गैप हमेशा फिल हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको बेयरिश उसमें डाल दिया कि ठीक है, एक हाई लो लगना ज़रूरी है यहाँ पे, देन दोबारा मार्केट बढ़े। सो ओवरऑल बुलिश इंडिकेशंस में स्टिल वेट ज़्यादा है, बेयरिश इंडिकेशंस में वीकली डाइवर्जेंस है और एक गैप है। वीकली डाइवर्जेंस मोस्ट लाइकली सिंक हो जाएगी और गैप जो है मोस्ट लाइकली फिल होगा, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो बेयरिश इंडिकेशंस में भी
फ़िलहाल कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जो इसको लेके हम ज़्यादा परेशान हो। सो ओवरऑल जहाँ करेक्शंस आती हैं, बजट अगर आपका 12-13 जून को अनाउंस होता है और उससे पहले मेरे ख़्याल में 4 सेशंस मिलेंगे या 5 सेशंस ट्रेडिंग के साथ मिलेंगे। अगर उसमें कहीं पे 2-3 हज़ार पॉइंट या 4,000 पॉइंट की करेक्शंस या मार्केट नेगेटिव होती है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आने वाले टाइम के लिए। सो ये है ओवरऑल, स्टिल पैनिक ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो, आप तसल्ली से इंतज़ार करें, चीज़ें बेहतर होती हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप वाली ही स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए। जी अमार। परफेक्ट हो गया है। अच्छा फराज भाई, आपके एंड से कोई स्टॉक्स हैं इस दफा जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी बिल्कुल हैं। 3-4 स्टॉक्स को देखा जा सकता है। सबसे पहले लॉट कैम, ये बहुत अच्छे एक ट्रेंड में था और करेक्शंस भी आज ली हैं इसने। अ, ये बहुत अच्छे ट्रेंड में था, इसने लोअर हाई 20 को ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गया, नया हायर हाई बनाया है। इस टाइम आज के दिन जो हमारी एंट्री थी उससे तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक अच्छा हायर लो साबित हो सकता है। यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 18.50 का हो सकता है। फर्स्ट टारगेट 22, सेकंड टारगेट 24.27। सो एक ओवरऑल अच्छे ट्रेंड में है लॉट कैम, और लग रहा है कि इसको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर रखना चाहिए और काम करना चाहिए। आप बताएं फंडामेंटल्स के ऊपर लॉट कैम आपको कैसा लगता है मार? अच्छा, लॉट कैम हमने पहले भी डिस्कस किया था। केमिकल सेक्टर के अंदर मैं काफ़ी थोड़ा सा, आप कह लें बाकी सेक्टर्स की निस्बत थोड़ा सा बेरिश था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं केमिकल्स के रेट्स के ऊपर। तो ओवरऑल जो लॉटे केमिकल जो है, ये पीटीए और पीएक्स जो मार्जिन होता है आपके, उसके स्प्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है। रिसेंटली अगर देखा गया है तो पीटीए के मार्जिन भी पिछले कुछ 6 महीने में नीचे आ रहे थे, पीएक्स मार्जिन भी थोड़े से नीचे आ रहे थे, और जो स्प्रेड है बीच में, क्योंकि लॉटे केमिकल को स्प्रेड के तौर पे देखा जाता है, तो ये स्प्रेड तकरीबन थोड़ा सा 9% मजीद बढ़ा था। सो अगर सेल्स वाइज देखा जाए तो पिछले साल के निस्बत 7.3% का इसके अंदर इजाफा है। ईपीएस जो है, इसकी अर्निंग्स काफ़ी हद तक डाउन रही थी, 30% ईयर ऑन ईयर इसकी डाउन रही है, और पिछले साल का जो क्वार्टर है अगर उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तब भी तकरीबन ये 33% डाउन है। और इसी के अगेन वही रीज़न जो मैंने भी आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल है, जिस प्राइसिंग के ऊपर देखा जाता है, उसके अंदर इसके मार्जिन श्रिंक हो रहे थे। अभी भी सूरत हाल फिलहाल तो यही है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगेन आगे जाके देखा जाएगा कि जो अगर ये अगेन पीटीए पीएक्स मार्जिन के थोड़े से इंप्रूवमेंट आ गई तो फिर अगेन इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी। जब तक नहीं आती फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा फंडामेंटली प्रेशर रहेगा। दूसरी बात ये कि रिसेंटली इसकी बात हो रही है एक्विजिशन की भी, और ये एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स और मॉर्टगेज ऑयल डीएमसीसी जो एक दुबई की जो कंपनी है, थोड़ा सा मिलके जो है ये परचेज करने लगे हैं लोटे केमिकल को। तकरीबन 75% स्टेक जो है ना, वो ये चाह रही है दोनों कंपनीज लोटे केमिकल के लेने हैं। तो ये ओवरऑल इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है लोटे केमिकल। चलिए ज़बरदस्त बात। इसके बाद अगला शेयर है क्लोवर पाकिस्तान, और इसमें भी ट्रेंड जो है वो बुलिश ही नज़र आ रहा है फ़िलहाल। जो इसने बाउंस लिया बहुत अच्छा, 32 से 42 तक आया, कोई करेक्शन इसकी आए लेट्स से 40.90 या 41 के ऊपर, सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से दोबारा बढ़े, और फिर ये जो इसके टारगेट्स यहाँ पे डिफ़ाइन हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है 46 से 48, वहाँ तक जा सकता है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजीज़ पे रखें, 37 का स्टॉप लॉस एंड देन टारगेट्स रखें इसके 46 से 48 की जो रेंज बनती है वो। फ़िलहाल अगर इसको मैं लॉन्ग उसमें देखूं, बड़े उस पर अगर ये 48 को ब्रेक करता है, ये फर्दर जा सकता है आगे, क्योंकि ये जो इसकी कंसोलिडेशन बनी हुई है इस जगह पे, ये बहुत मैसिव है। अगर ये ब्रेक हो गया 48, ये बहुत अच्छी रैली भी वो कर सकता है। तो मेरे ख्याल में पहले तो ट्रेड इसकी बाय ऑन डिप्स पे रखें, 48 को देखें, अगर कोई प्रोमिनेंट ब्रेकआउट देता है फिर इसकी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी तेज़ी ये दिखा सकता है। सो ओवरऑल इस पे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए। अमार, क्लोवर पाकिस्तान को कैसे देखते हैं आप, और कोई इस पे ऐसा ट्रिगर है कि ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करे और फिर बहुत अच्छी रैली दिखा दे? अच्छा, सबसे पहले सेल्स की बात की जाए तो तकरीबन 100% इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है पिछले साल के निस्बत। ग्रॉस मार्जिन इसका तकरीबन 16% के पास चल रहा है, जो पहले ही कुछ अर्सा पहले थोड़ा सा नीचे था। थोड़ा सा ये बेहतरी इसमें आई है।
ईपीएस जो है अर्निंग्स अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो तकरीबन 8 गुना ज़्यादा बढ़ी है। सो ओवरऑल कुछ अर्सा पहले ये लॉसेज में भी चल रही थी, फिर अगेन ईपीएस जो है इसकी 0.1 0.2 इतनी थी और अभी तकरीबन ये 8 के पास चल रही है। तो अगेन काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा आया। लास्ट ईयर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेल्स देखी जाए तो यहाँ पे डाउन आया, ठीक है, यानी कि पिछला जो क्वार्टर इसका गुजरा है वो काफ़ी बुरा गुजरा है, जिसमें 63% इसका डिक्लाइन था, 50% जो है इसकी अर्निंग्स डिक्लाइन आई है। तो ओवरऑल इन्होंने कंपनी ने खुद भी बताया था कि हमारी वॉल्यूमेट्रिक जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी निस्बतन कम है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कहानी चल रही है जिसकी बेस के अंदर शायद ये जो आपको नजर आ रहा है कि जो परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है इसकी वजह एक तो नंबर वन दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि अभी ऑयल एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर इन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर किया है कि हम वो खरीदना चाहते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नाम नहीं लिया उस कंपनी का, यानी कि डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा वी हैव एन इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन दी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। दूसरा ये अगेन काम ये कर रहे हैं, इनका फूड बिजनेस ज्यादा है और फूड बिजनेस से अब ये पेट्रोलियम बिजनेस के अंदर ये शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल वो भी चीज देखी जा रही है कि थोड़ी सी शिफ्टिंग भी चल रही है। फिर इसके अंदर जो एक मेजर जो कंपनी जिसका बहुत ज्यादा जिन शेयर्स मौजूद हैं वो फॉसिल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन शेयर्स मजीद जनवरी के अंदर इनकी परचेजिंग भी की है। सो अगेन थोड़े से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। रिजल्ट वाइज थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर इसका बुरा गुजरा है, लेकिन बाकी जो है थोड़ी सी कहानी इसके अंदर नजर आ रही है। अब आगे देखेंगे कि कितना ये इम्पैक्टफुल होगा। सही अमार। इसके बाद थर्ड जो है वो अलगाज़ी ट्रैक्टर है और इस पर बहुत अच्छी करेक्शन एक देखने को मिली है। ये बहुत अच्छी रैली पहले करता रहा जो कि थी इसकी 234 से 700 तक, एंड देन वापस नीचे आया है और अभी 354 से बाउंस किया 495 और दोबारा से 354 495 के पिवट पॉइंट पे, यानी कि 50% के रिट्रेसमेंट पर है और इसने अपनी गैप्स भी फिल कर दिए जो 9 मई के बाद बने थे। ये एक एंट्री पॉइंट इसका बन सकता है 419 का। स्टॉप लॉस जो इसका ये वाला लोअर लो है 350 का रख सकते हैं और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 540s में जाए। ओवरऑल अच्छा सिनेरियो नज़र आ रहा है इसके ऊपर कि एक बाउंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे ट्रैक्टर्स के लिए कुछ बजट में आने वाला है इस तरीके से कि लगे कि ये बाउंस करना शुरू हो जाए, यहाँ से रैली करना शुरू कर दे। अच्छा, ओवरऑल एजीटीएल मेरी टॉप 25 पिक्स भी थी, लेकिन मैंने रिसेंटली आज से 2 महीने पहले जब कहा था कि अगर आपने फर्टिलाइजर से निकलना है या आप ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री से निकलना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज इस साल पूरा जो है एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है वो निस्बतन कम रहेगी। फार्मर्स के ऊपर जो पिछले साल का वीट क्राइसिस था उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से ट्रैक्टर्स की सेल कुड बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे मुतासिर रह सकती हैं, और यही देखने को मिला। एजीटीएल जो है इसी वजह से काफ़ी हद तक नीचे भी आया। अगर इसकी सेल्स को देखा जाए तो तकरीबन पिछले साल का जो क्वार्टर था उसके हिसाब से 90% जो है उसमें अर्निंग्स में डिक्लाइन आया, लेकिन ओवरऑल पिछले एक साल के पूरा अगर हम 12 महीने को देखें तो सेल्स उसमें 25% डाउन हुई है, ईपीएस जो है तकरीबन 12% डाउन हुई है। अच्छा, उसकी रीजन भी है, उसकी रीजन ये है कि एजीटीएल जो था उसने 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर को लॉन्च भी किया है, और ये मैंने लास्ट टाइम भी जब बताया था कि ये एजीटीएल ये करने जा रहा है, तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किए थे, उसकी वजह से जो है अर्निंग्स भी थोड़ी बहुत इनकी डिक्लाइन हुई, ठीक है। फिर दूसरा ओवरऑल जो आपने पूरा एग्रीकल्चर का आउटपुट देखा उसकी बेस के ऊपर भी काफ़ी हद तक ये नीचे आया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो आप देख भी रहे होंगे कि इसकी जब अर्निंग्स आई हैं लेटेस्ट उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली बताया कि हमारा जो ट्रैक्टर स्कीम है, जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रही है उसके मुताबिक जो है इनको 1000 ट्रैक्टर्स का जो है वो टेंडर मिल चुका है। सो उसका भी आगे अगेन सेल तो आएगी उसकी बेस पे, तो अगेन थोड़ा सा इंसेंटिव यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा जो इंसेंटिव ये बता रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जो एक वीट ट्रैक्टर स्कीम है वो भी अप्रूव हो चुकी हुई है, जिसमें तकरीबन 15 बिलियन रुपीस जो है वो रिलीफ पैकेज के तौर पे किसान कार्ड के तौर पे एक फार्मर्स को दिया जाएगा, तो उससे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है टूवर्ड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूवर्ड्स ट्रैक्टर सेल्स, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉजिटिव भी फैक्टर्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज़ पे डिपेंड करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। हमारे जो आने वाली खबरें वो तो पॉजिटिव लग रही हैं, जो हो गया है वो बुरा था, वो मेरे ख्याल में गुजर गया है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ओवरऑल आप देख, वैसे में एग्रीकल्चर आउटपुट मेरे हिसाब से तो कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो है ट्रैक्टर की सेल्स जाहिर सी बात है फार्मर कितना ले पाएगा, कितना ही लेगा, कितनी सिचुएशन होती है वो तो आगे रिजल्ट में पता लग जाएगा।
सो आई थिंक जो बेस्ड ऑन अभी सिनेरियो नजर आ रहे हैं, जो 1000 ट्रैक्टर्स वाली चीज भी है, वो अच्छी चीज साबित हो रही है, इसी वजह से हमें प्राइस सेक्शन भी नजर आ रहा है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा हमारे इनके बाद एक और है पैकेजिंग का, मेरिट के नाम से, और इसने अभी थोड़ी देर पहले ही आज ब्रेकआउट दिया था 11.35 का, और देखते हैं इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ पर आती है, सस्टेन करता है, तो ये अपने जो रीसेंट टाइम के हाइज़ हैं 13.57 उसको जाके टेस्ट कर सकता है। इसका स्टॉप लॉस 9.90 का बनता है। एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर कल की इसकी क्लोजिंग थी। सो लग रहा है कि ये यहाँ से एक थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद, एक हाई लो डिफाइन करने के बाद दोबारा ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आए और 13.5 को जाके टेस्ट करे। अगेन जो भी इस पर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस ज़रूर रख के ट्रेड करे। हमारे पैकेजिंग में क्या चल रहा है? चिराग पैकेजिंग कैप था, पेपर का जो सेक्टर है, सिक्योरिटी पेपर्स और सेंचुरी पेपर्स, दे ऑल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। मेरिट, हाँ, रोशन पैकेजेस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो मेरिट में अभी मेरे ख्याल में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली जिस तरह से बाकी सेक्टर में आई है। सो इस दफ़ा क्या कोई पैकेजिंग कंपनीज़ के लिए या पेपर कंपनी के लिए कुछ बजट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है जो ये सारा सेक्टर परफॉर्म करना शुरू हो गया? अच्छा, बिल्कुल। अभी आपने मेरिट पैकेजिंग की बात की तो मुझे फिर ज़हन में वही आ रहा है कि मैंने जो अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी पढ़े हैं उसकी बेस के ऊपर मुझे भी यही लग रहा है कि बजट के अंदर जो है इनको काफ़ी इंसेंटिव मिलने वाला है। अच्छा, मैंने बाकी सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, इसके ऊपर निस्बतन कम किया था, बट मेरी नज़र से गुजरा जरूर था कि पैकेजिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आपको मेरिट पैकेजिंग का भी नज़र आ रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है। अच्छा, दूसरा, वैसे देखा जाए कंपनी इतनी कोई खास जा नहीं रही। रेवेन्यू जो है तकरीबन इसका 14.5% पिछले साल की निस्बत डाउन है, अभी भी लॉसेस में चल रही है। अच्छा, हुआ ये कि थोड़ा सा ये अपने एंड से कह रहे हैं कि हमें डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं मिल पा रही, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने एक्सपोर्ट जो है ना वो अफ्रीका के अंदर ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। सो उससे जो है वो थोड़ा सा इंसेंटिव इनको भी आ रहा है, लेकिन अगेन जो बजट वाली चीज़ है हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। वो नेक्स्ट वीक के अंदर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो शायद उसमें ज़्यादा डिटेल में कवर कर पाऊंगा। चलें, ज़बरदस्त हमार। अच्छा, इसके बाद अब ग्लोबल मार्केट्स में चलते हैं। हमारा डॉलर इंडेक्स क्या लग रहा है आपको फंडामेंटल्स के ऊपर? अच्छा, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया हुआ है कि डॉलर मुझे वीक ही लगता है। अभी भी काफ़ी हद तक इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं कोई स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे, और मई का जो वीक है वैसे भी सीजनैलिटी के बेस के ऊपर थोड़ा सा एट दी एंड जाके थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है। जून का जो पहला वीक होता है उसमें भी काफ़ी हद तक इसमें वीकनेस रहती है। अब आगे आने वाला जो टाइम है उसके अंदर फेडरल रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी आने वाली है, जून के अंदर आएगी। पीछे आपने देखा 1-1.5 महीने से लगातार जो पोवल है, जो चेयरमैन है ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, वो बार बार किसी भी जगह पे आता है, वो नो कमेंट्स कहता है कि जी आगे हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं बता रहा। सो ओवरऑल अभी वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो उसने रखा हुआ था। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो फंडामेंटल्स चल रहे होते हैं उसके ऊपर आपकी करेंसी मूव करती है। तो फंडामेंटल्स वीक थे जिसकी वजह से डॉलर वगैरह नीचे जा रहा था। अब जब तक जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती, चीज़ें तब तक हमें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर तक मुझे तो लगता है फंडामेंटल्स ही चलेंगे जो कि थोड़े से बियरिश है। सही है। हमारे चार्ट्स पे भी ऐसे ही है, और जिस तरीके से हम काफ़ी टाइम से दोनों, आप भी और मैं भी, ये कहते हुए आ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स बेयरिश है, बेयरिश ही रहेगा। सो अभी तक भी बेयरिश है, कोई इसका लोअर हाई नहीं ब्रेक हुआ, और हो सकता है यहाँ से साइडवेज हो जाए, और इंतज़ार करें कि अब अगली जो फेड की अनाउंसमेंट आने वाली है उसका, कि फर्दर लोअर लो को ब्रेक करता है या ये कंसोलिडेट होके लोअर हाई को ब्रेक करता है। फ़िलहाल अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते इसके साइडवेज ही रहने चाहिए। इसी के वो देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स को, नैस 100 को, और इस पे हम बहुत अच्छे बुलिश रहे। लास्ट जो हमारा सेशन था या बुल्स एंड बेयर्स का शो था उसमें मैं ये कह के गया था कि जब नीचे आए उस टाइम 21,500 समथिंग था, तो मैंने कहा था कोई 20,500-600 पे आए तो बाय करना चाहिए। सो वहाँ तक तकरीबन वहाँ पर आया, और उसके बाद फिर ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। सो देखा जाए ये स्टिल बुलिश ट्रेंड में है, सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, बहुत अच्छे ट्रेंड में है। तो अगेन यहाँ पे अगर करंट प्राइस पे आज रिकॉर्ड जब हो रहा है ये शो 21,350 के करीब, 360 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये इजीली जाके इस अपनी 22,200 की जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करे, और अगर कोई स्टॉप लॉस रखना चाह रहा है तो अगेन ये हायर लो डिफाइन हो चुका है 20,650 का। सर्वर देख लीजिएगा, क्योंकि
डिफरेंट सर्वर्स पे डिफरेंट इसके प्राइस आ रही होती है। तो यहाँ पे 20,640 इसका एसएल बनता है, तो उस हिसाब से इसकी ट्रेड कर सकते हैं। हमारे ग्लोबल मार्केट्स में स्टिल नैस 100 या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स आपको बुलिश ही लग रही हैं स्टॉक्स की? अच्छा, फॉर द मोमेंट अभी तक तो बुलिश लग रही हैं। अभी 2-3 नेगेटिव न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से वैसे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा नहीं आया, जो कि एक मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि मूडीज़ का जो आपका डाउनग्रेड किया है यूएसए के क्रेडिट रेटिंग को, वो एक थोड़ा-सा सेंटिमेंटल इफेक्ट डालता है। लेकिन फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर जो कॉर्पोरेट की अर्निंग्स है वो अभी तक इंक्रीज़ कर रही हैं। तो ये ज़हन में रखें, कॉर्पोरेट की अर्निंग्स इंक्रीज़ कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट आपकी बुरी नहीं चल रही। हाँ, रिसेंटली अभी कल के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थोड़े से ज़्यादा आए हैं, जो एक्सपेक्टेड भी थे, क्योंकि पिछले टैरिफ की न्यूज़ हमें काफ़ी हद तक नज़र आ रही हैं कि टैरिफ की जब तक जो है वो फाइनलाइज नहीं हो जाती, बहुत सी कंपनीज लॉजिकली क्या सोच रही होती हैं कि यार हम आगे फर्दर ऑर्डर ना लें, जो चल रहा है वही सिचुएशन रहे, तो उसकी बेस के ऊपर ना वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट वाली साइड जो है वो थोड़ा सा लोगों को अगर निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक जो है आइडिया फाइनली डिसीजन नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक जा रही हैं, इन्फ्लेशन आपके नीचे जा रही है, आपके जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो इतनी बुरी सिचुएशन में फिलहाल नहीं है। हाँ, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी थोड़े से आपके नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं नज़र, बट अगेन हो सकता है कि जब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें अच्छे नज़र आ जाएं, जिसकी बेस के ऊपर हम ये कह सकें कि आगे स्टॉक मार्केट जो है वो आगे जा सकती है। चलें, ज़बरदस्त अमान। अच्छा, इसके बाद पाउंड यूएसडी को देख लेते हैं। इसमें एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो 1 आवर के ऊपर इसकी ट्रेड एग्जीक्यूट की जा सकती है। यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई। बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ये इसका लोअर हाई बन रहा है इस जगह पे 1.35100। अगर ये ब्रेक करता है तो 1.35853 पे जा सकते हैं। एक ये सिनेरियो है, यहाँ पे बाय स्टॉप के साथ ट्रेड कर सकते हैं। या दूसरा सिनेरियो ये है, ये जो सपोर्ट जोन है इसको टेस्ट करता है, या एक पीछे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है काफ़ी पुरानी, उसको टेस्ट करता है। तो यहाँ पे हायर लोस सॉरी इस सपोर्ट जोन के ऊपर बाय कर सकते हैं और सिंपल इसका एसएल 1.34100 का रख सकते हैं। ये जो इसका हाई डिफाइन हुआ है पिछले दिनों, ये शायद हो सकता है इसके करीब करीब दोबारा जाए या उसको जाके टेस्ट करे। सो ये या तो ये ब्रेकआउट 1.35100 या फिर नीचे 1.34500 के करीब 500 के करीब बाय कर सकते हैं। 1.34100 का एसएल है। हमारे यूएस डॉलर की तो आपने काफ़ी बात कर ली। पाउंड एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। डॉलर जो है उसके अगेंस्ट ही ज़्यादातर जो है करेंसी चलती हैं। पाउंड क्या जो है अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट इसका सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल द मेजर करेंसीज, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर मैं पाउंड को बहुत स्ट्रांग देखता हूँ। पिछली एक ओवरऑल रिसेंटली भी जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी चली थी यूके की, तो उसके अंदर मेजर जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो पार्लियामेंट थे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक एक स्ट्रांग पोजीशन ही बताई थी कि आगे हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हद तक हमें नीचे नहीं करने, हमें थोड़े से मेंटेन रखने। बाकी जो है जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, वो काफ़ी हद तक यूके के हक में बनता है, जिसकी बेस के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि परफॉर्म भी कर रहा है और यस ये आगे भी जा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। अच्छा, गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। लास्ट टाइम हमारी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेड चल रही थी 3130 से लेके 335760 का उसका टारगेट था। वैसे ही जाके हिट हुआ एंड देन दोबारा से एक सपोर्ट जोन से फिर बढ़ना शुरू हुआ। राइट नाउ जो इसकी सिचुएशन है वो कुछ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा साइडवेज या करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इस तरीके के पैरेलल चैनल में ट्रेड होना शुरू हो गया है और अब अगर यहाँ से 336770 को जाके टेस्ट करता है या इसको ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़र्दर रैली करे। अदरवाइज़ नीचे आने का इसका वेट करें। एक अच्छी करेक्शंस के ऊपर 3180 या 3200 के ऊपर एक अच्छी वैल्यू बाइंग बन सकती है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए। सो ये डेली टाइम फ्रेम के कुछ एनालिसिस थे। आवली के ऊपर ये वाली जो इसकी सपोर्ट जोन थी जो 3280 से 3290 के करीब चल रही थी, बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है। बार बार इसके ऊपर सिग्निफिकेंस इसकी नज़र आ रही थी और ये एक दफ़ा ब्रेक हुई, अंडरकट लो लगा, दोबारा बाउंस होके फिर आज दोबारा वहीं पे आके टेस्ट कर रही है। सो इस टाइम मुझे ये लग रहा है कि मोस्ट लाइकली चूँकि मंथ एंड है तो हो सकता है कि ये इसी रेंज में सेटल डाउन होता हुआ गोल्ड नज़र आए, जो कि इसकी रेंज बन रही है 3250 से 3325।
हो सकता है ये नेक्स्ट वीक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहे, और अगर ये बहुत ज़्यादा करेक्शंस में कहीं मिलता है 3200 या 3180, बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। हमारे गोल्ड के फर्दर आपके क्या एनालिसिस हैं? लास्ट टाइम आपने कहा था ये बेयरिश साइड पे रहेगा, सीओटी की रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं थी, अब क्या स्टेटस है इसका फंडामेंटल्स के ऊपर? अच्छा, दोनों चीजें मैंने डिस्कस की थी। जो मैंने आपको सीओटी की बेस पे कहा था वो तो मैं 1 वीक या 2 वीक्स के बात नहीं करता, मैं थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के हिसाब से बात करता हूँ। वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। मैं मार्च की बात से कह रहा था कि तब से हमारे जो नॉन कमर्शियल है वो इसमें निकल रहा है, प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है, और वो नजर भी आया कि एकदम से शार्पली ये नीचे भी गिरा था। अच्छा, अब जो रिसेंटली ऊपर भी गया है, तो हम उसी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट की बात करें तो मेरे पास जो इंडिकेशंस आती हैं वो 0% पे आ रही थी। 0 का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जितना भी आपके नॉन कमर्शियल है उनकी पोजीशन एक लेवल पे आ गई हुई है जहां से वो मजीद सेलिंग नहीं चाह रहे। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा बाइंग और करेंगे, लेकिन अब वो मजीद सेलिंग ना चाहने की वजह से क्या होता है कि आपका एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। और ये मैंने चीज अपने स्टूडेंट्स को भी बताई थी कि ओवरऑल ये हमारा सिनेरियो बन रहा है, जिसकी वजह से मेरी लास्ट वीक की भी जो कॉल थी वो गोल्ड के अंदर बाय कॉल थी। तो उसमें अभी आपने देखा है उसने परफॉर्म भी किया है, और जिस वीक में आपने बताया था उसी के 2 दिन बाद मैंने भी स्टूडेंट्स को बताया था कि 0% पे आ गया। सो आई थिंक अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं। सो फंडामेंटली जो है काफी हद तक सिनेरियो बेहतर है गोल्ड का। आपके जो नॉन कमर्शियल्स हैं, जो ओवरऑल कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट है वो बता रही है कि थोड़ा सा हल्की सी अभी बाइंग एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब तीसरी चीज मैं यहाँ पे भी बता दूं, सीजनल जो है उसकी बेस के ऊपर फर्स्ट वीक ऑफ जून थोड़ा सा डाउन होता है। ठीक है, ये 2-3 फैक्टर सारे बताने चाहिए। 2 फैक्टर स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, एक फैक्टर थोड़ा सा सीजनल्स की बेस पे नीचे जा रहा है। अगर वो नेक्स्ट वीक के अंदर इसका इम्पैक्ट आ गया, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक के अंदर कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट भी साथ आ जाए, फंडामेंटल भी साथ आपके मर्ज हो जाए, और देन सीजनल्स भी एक बहुत बड़ा जंप दिखाएंगे, तो शायद वो नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे लग रहा होगा कि यहाँ से गोल्ड आपका शार्पली ऊपर जा सकता है। सही है। तो इसका ये मतलब है अगर हमारे सीजनल्स के ऊपर फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहीं ये बेयरिश होता है तो वैल्यू बाइंग होगी, जो बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स के ऊपर भी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्रिप्टो की बात करते हैं। BTC USDT डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत सिंपल सा आपका स्टांस होना चाहिए कि ये बुलिश है। सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कुछ नहीं है। जो रिसेंट टाइम के इसके हाइज थे 1,09,000 10,000 वाले, उसको ब्रेक करके सस्टेन भी किया, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे इसके ऊपर सेलिंग आई, लेकिन वो सेलिंग दोबारा से एब्जॉर्ब हुई और इस टाइम ये हायर लो प्रिंट कर रहा है। मोस्ट लाइकली हमें जून के महीने में ये फर्दर रैली करता हुआ नज़र आए। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी रखें। आज अगर 1,05,000 पे कोई बाय करना चाहता है, बाय करें। हायर लो इसका 100,000 का बनता है, वहाँ पे रखें स्टॉप लॉस और इसको राइट करें। मोस्ट लाइकली इन कमिंग डेज जो इसकी ये 112 वाली रेजिस्टेंस है, ये जो ऑल टाइम हाई है, ये ब्रेक होता हुआ इस पर नज़र आ सकता है। सो ओवरऑल एक अच्छा सिनेरियो या बुलिश ट्रेंड इस पर बना हुआ है। इथेरियम की बात करें, इथेरियम को हम ले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करने के लिए। 1 आवर के ऊपर एक बहुत अच्छी इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है, और एक दफ़ा 2 3 4 दफ़ा ये टेस्ट हुई है। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस थी बेयरिश, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा भी है और ये फर्दर नीचे आया है। सो अब अगर यहाँ पे कोई करंट प्राइस पे बाय करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टांस होना चाहिए। स्टॉप लॉस 25.05 का हो, और हम दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 27.87 को और फिर फर्दर रैली करता हुआ 3000 की तरफ नज़र आए। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज हुआ है, और 1 आवर के ऊपर ये स्टिल हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रहा है। एक डाइवर्जेंस की वजह से नीचे था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। और करंट प्राइस पे बाय करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि फर्दर ऊपर जा सकते हैं। सो इथेरियम का ये था। बाकी एक और मीम कॉइन पेपे USDT पे नज़र रखें। ये बहुत अच्छी एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है। जिस दिन ये टूटा या ब्रेक हुआ, दोनों तरफ मोस्ट लाइकली अपसाइड की ब्रेकआउट होगी। इसकी डाइवर्जेंस थी, कंसोलिडेट होके सिंक कर दिया इसने। सो मोस्ट लाइकली ये जब भी ये कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक होगा, ये फर्दर ऊपर रैली करता हुआ नज़र आएगा। सो इस पे नज़र रखें, बाय स्टॉप लगा के रखें, और अच्छा ट्रेंड साबित हो सकता है। सो हमारा ये था मेरी तरफ से क्रिप्टो का। हमने ग्लोबल मार्केट को भी डिस्कस कर लिया, गोल्ड को भी काफ़ी डिटेल में कर लिया, US डॉलर इंडेक्स को भी कर लिया।
सो ओवरऑल मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने, अब मेरे ख्याल में रैप करते हैं। चलें जी, इस वीक का भी हम एपिसोड को रैप करते हैं। ओवरऑल हमारे सिनेरियो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं। मेजर जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बजट का वेट हो रहा है, और बजट में अगेन जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, दोज आर वेरी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट फॉर द टाइम बीइंग। आगे जो प्रपोजल्स आएंगे फाइनलाइज होंगे वो एक अलग बात है, वो तब हम थोड़ा सा और सिनेरियो को देख लेंगे, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट वीक नहीं होगा वुल्जन बियर्स, क्योंकि ईद आ रही है, ईद की छुट्टियां आएंगी उससे नेक्स्ट वीक में। सो हमारी तरफ से अभी से ही एडवांस ईद मुबारक फॉर टू ऑल ऑफ यू गाइस, और फिर हम उससे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होती है। मेरी तरफ से, सबा की तरफ से, फराज की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस आफ्टर 2 weeks।